माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सर्वप्रथम भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित बड़े भाई करड़ी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह जी, प्रिय बड़े भाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष सन्नी सिंह जी, सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बड़े भाई जयकर सिंह जी, प्रिय मित्र और सुख दुख में हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने वाले सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर शिवम सिंह जी, और जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं सर्वेश पांडे आज बहराइच की धरती से चल करके सुल्तानपुर की पावन भूमि पर आया हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रिय भाई दीपक सिंह को और करड़ी सेना भारत परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा काम करने का प्रयास किया है कि आपने सवर्णों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया, सवर्ण समाज को एक साथ एकत्रित करने का काम किया। आज इस देश में सबसे ज्यादा अगर दयनीय स्थिति वर्तमान में किसी समाज की है तो सवर्ण समाज की है। आज अगर वर्तमान में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति किसी समाज की है तो सवर्ण समाज की है। सवर्णों ने देश के लिए, सवर्णों ने धर्म के लिए लड़कर, मरकर, कट करके देश और धर्म को बचाया, और इसी देश में हमारा प्रमाण पत्र मांगा जाता, हमारे पौरुष पर, हमारे पराक्रम पर उंगलियां उठाई जाती हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। बिहार में चर्चा चल रही है जातिगत जनगणना की, ये बात सभी को पता होगी। बिहार में चर्चा चल रही है जातिगत जनगणना की। कुछ तथाकथित नेता कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। रामचरितमानस को भी जलाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जातिगत जनगणना करवाया जाए, जिसकी जितनी ज्यादा संख्या हो उसको उतना आरक्षण दिया जाए। तो भैया बेशक देश आजाद है, जातिगत जनगणना करवा लो। बेशक आज आप स्वतंत्र है, जातिगत जनगणना करवा लो। बेशक आप हिंदू बने हुए हो, जातिगत जनगणना करवा लो। लेकिन जातिगत जनगणना करवाने से पहले से एक बार सोचो कि किनके वजह से तुम हिंदू बने हुए हो, किनके वजह से तुम आज आजाद हो। एक बार ये भी आप सोचिए। जब हमारे बाप दादाओं ने लड़कर, मरकर, कटकर अपनी आबादी कम की है, हमारी आबादी घर में बैठ करके कम नहीं हुई। अगर हम जात को बचाने के लिए लड़े होते तो शायद आज हमारा धर्म न बचता। हमने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया, तब आज तुम जातिगत जनगणना की बात करवा रहे हो, तब तुम आज जातिगत जनगणना की बात करवा रहे हो। देश जब आजाद हुआ, इसी देश के तथाकथित नेताओं ने जात विहीन समाज की परिकल्पना की। इसी देश के तथाकथित नेताओं ने जात विहीन समाज की परिकल्पना की। हमारे राजपूतों के घर पर जा करके उनकी पूरी रियासतें अपने नाम करवा ली, और सहर्ष बिना किसी झिझक के राजपूत भाइयों ने अपनी पूरी रियासतें अखंड भारत के निर्माण में दान दे दी, अखंड भारत के निर्माण में दान दे दी। लेकिन आज उसी आजाद भारत में हमको आपको दोहरी नागरिकता में जीना पड़ रहा है। अगर आज हम भारत में एक नौकरी लेकर के आ रहे हैं तो ये किसी सरकार या किसी संविधान की कृपा पर नहीं, बल्कि अपनी पराक्रम के दम पर ला रहे हैं, बल्कि अपने पराक्रम के दम पर ला रहे हैं। क्योंकि एक दलित लड़के का पासिंग मार्क 40 है और सवर्ण लड़के का पासिंग मार्क 90 है। इसका मतलब अगर हमारे अंदर दुगना पौरुष होगा तब जाकर के हम पास होंगे। इसका मतलब किसी की कृपा नहीं है हम पर, हम अपने पौरुष के दम पर स्थापित हैं, हम अपनी ताकत के दम पर स्थापित हैं। यह समय की मांग है। आजादी के बाद ब्राह्मणों और क्षत्रियों को लड़ाने के लिए ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद चलाया गया। आजादी के बाद ब्राह्मणों और क्षत्रियों को लड़ाने के लिए ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद चलाया गया। आपको पता है कि ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद क्यों चलाया गया? मैं बताना चाहूंगा। अरे क्षत्रिय हमारे महाराज होते थे और ब्राह्मण क्षत्रियों का गुरु होता था, हम लोग कैसे अलग हो सकते हैं? लेकिन ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद चलाने का उद्देश्य क्या बस इतना था कि जब दो शेर आपस में लड़ते हैं तभी सियार कुकुर बिलार राज करते हैं। जब दो शेर आपस में लड़ते हैं
सभी सियार कुकुर बिलार राज करते हैं और ब्राह्मणों ठाकुरों को लड़ा लड़ा करके कोई बन रही है मुख्यमंत्री तो कोई बन रहे हैं मुख्यमंत्री। हम लड़ते रहे और वो सत्ता प्राप्त करते रहे। तो भाइयों, अब ये समय की मांग है, हमें अब हम लड़ेंगे नहीं। अगर हम लड़े ना होते, अगर आजादी के बाद जो रियासतें गई वो तो गई ही गई, लेकिन हमारी जो जमींदारी थी उस जमींदारी को भी सेलिंग प्रथा के माध्यम से खत्म करवाने का प्रयास किया गया। सरकार के द्वारा कभी कोई सुविधा व्यवस्था नहीं दी गई, कोई व्यवस्था नहीं दी गई, लेकिन हमको आपको नेस्तो नाबूद करने का प्रयास किया गया। लेकिन यह समय की मांग है, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, भूमिहारों, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लो। हम सभी इज्जतदार लोगों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। हम सभी इज्जतदार लोगों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। अगर आज हम संगठित नहीं हुए तो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। यह समय अस्तित्व के लड़ाई का नहीं, यह समय आपसी वर्चस्व के लड़ाई का नहीं है। यह समय आपसी वर्चस्व की लड़ाई का नहीं है। यह समय अपने अस्तित्व को बचाने का है। यह समय अपने अस्तित्व को बचाने का है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं और इस बात पर थोड़ा गंभीरता से चिंतन और मनन करिएगा। यह समय आपसी वर्चस्व की लड़ाई लड़ने का नहीं है, अपने अस्तित्व को बचाने का है। कुछ लोग कहते हैं हमारी आबादी 3% है, कुछ लोग कहते हैं हमारी आबादी 4% है, कुछ लोग कहते हैं हमारी आबादी 14% है, 15% है। मैं कहना चाहता हूं हमारी आबादी भारत में 30% है। ये 3% बता करके सिर्फ और सिर्फ हमारे मनोबल को गिराने का काम किया जा रहा है। जिस भी विधानसभा में जाओ, ब्राह्मण ठाकुर बाहुल्य विधानसभा बताई जाती है। हमारी आबादी कैसे कम हो गई? हम किंग हैं और किंग मेकर भी हैं। उत्तर प्रदेश में अनुमानतया 22% सवर्णों की आबादी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भूमिहार को अगर जोड़ा जाए तो उत्तर प्रदेश में अनुमानतया 22% सवर्णों की आबादी है और 60% से ज्यादा मतदान नहीं होता देश में। 60% से ज्यादा मतदान नहीं होता और 60% में अगर 22 सम है तो हम सीएम बने या ना बने, लेकिन हमारे बिना कोई सीएम नहीं बन पाएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और एक बात और बताओ मुझे, जब ना आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ना आपको कोई सरकारी व्यवस्था दी जा रही है, ना सरकारी सुविधा दी जा रही है, फिर आप क्यों हिचक रहे हो अपने हक और अधिकार के लिए बोलने में? क्यों हिचक रहे हो? किसी पार्टी के कृपा से आपके घर की रोटी नहीं चल रही है। आप मेहनत करते हैं, कमाते हैं, तब आपके घर की रोटी चलती है। आपका लड़का जो है दुगना मेहनत करता है अन्य जातियों के लोगों से, तब जाकर के वो नौकरियों में जाता है, और वो नौकरियों में तब जाता है जब उसके पास बुद्धि है, ना कि किसी की कृपा से। आज नासा में भारतीय मूल के लोग बैठे हैं। आज नासा में भारतीय मूल के लोग बैठे हैं। ये भारतीय मूल के लोग कौन हैं? अरे हमारे आपके ही बिरादर के लोग भारतीय मूल के हैं। एक बात बताना चाहूंगा, सियार लाख शेर का खाल पहन ले, लेकिन शेर नहीं बन पाएगा कभी। सियार लाख शेर का खाल पहन ले, लेकिन शेर नहीं बन पाएगा। वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता है। आज भी हमारे रगों में महाराणा प्रताप, चाणक्य और राणा सांगा और चंद्रगुप्त और राणा सांगा और चित्रगुप्त का ही खून दौड़ रहा है। बस अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। आप मजबूती से संगठित हो जाइए। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमको आपको डिगा सके। और एक बात ये भी समझ लीजिए, आज अगर नहीं संगठित हुए तो आने वाले समय में आप लाख प्रयास करेंगे, आप अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे। अपने समाज की बहन बेटियों पर कुदृष्टि जमाए हुए बैठे हैं लोग। हमको चारों तरफ से टारगेट किया जा रहा है, चारों तरफ से गिराने का काम किया जा रहा है। तो हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, आज वीरू सिंह जी ने, मेरे भाई सन्नी सिंह जी ने, हमारे भाई दीपक सिंह जी ने अगर ये आयोजन किया है तो बहुत कुछ सोच करके किया है। हम यहाँ पर आए हैं तो उसके बाद हम ये चिंतन मनन जरूर करें कि अब हमारा समाज संगठित कैसे होगा, हम अपने अस्तित्व को बचा कैसे पाएंगे। हम नहीं कहते हैं कि राजतंत्र आ जाए, लेकिन इस लोकतंत्र में कम से कम जो हमारा सम्मान है, उस सम्मान तो बचा रह जाए। उस सम्मान
सम्मान को तो हम बचा ले जाएं, ओवर कॉन्फिडेंस से हमारा समाज बाहर निकले, ओवर कॉन्फिडेंस से हमारा समाज बाहर निकले, शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से हमारा समाज आगे मजबूत हो। क्योंकि अगर आप शैक्षिक रूप से मजबूत होंगे तो आर्थिक रूप से मजबूत होने में आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। और जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो आपके समाज में प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि आज जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा अच्छी है। और जब आपकी सामाजिक स्थिति मजबूत होगी तब आपकी राजनीतिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। मूल तो है शैक्षिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। अब वही सब चीजें अब जैसे हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं, हम चाणक्य का नाम लेते हैं, भगवान परशुराम का नाम लेते हैं, हम अपने पूर्वजों का नाम ले लेकर के अपनी कायरता को छुपाने का काम ना करें। हम कुछ करें जिससे आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व कर सके, हम कुछ करें जिससे आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व कर सके। और ये जो शंखनाद आज यहाँ सुल्तानपुर की पावन भूमि से हुई है, भगवान कुश की पावन भूमि से हुई है, तो अब ये शंखनाद दिल्ली तक जाएगा, दिल्ली तक जाएगा, सिस्टम बदला जाएगा, सिस्टम बदला जाएगा। बस यही आप लोगों से निवेदन है, आप लोग मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े होइए, ताकत के साथ बढ़िए, अपने भाइयों का हाथ पकड़िए और आगे बढ़ाने का काम करिए। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि जो आपको भिगा सके, जो आपको मिटा सके। एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि आरक्षण समानता के लिए दिया गया है। अपर कास्ट का लड़का जो जनरल कैटेगरी में आता है उसको मास्टर बनने के लिए 90 नंबर चाहिए, दलित समाज के लड़के को 40 नंबर चाहिए। 89 नंबर ला करके अपर कास्ट का लड़का मास्टर नहीं बन पाएगा, 40 नंबर ला करके दलित समाज का लड़का मास्टर बन जाएगा। और जब मास्टर बन करके स्कूल में पढ़ाने जाएगा और जनरल लड़के को जिसको फिर 90 नंबर चाहिए, 40 नंबर वाला क्या पढ़ाएगा? बताइए आप मुझे, 40 नंबर वाला क्या पढ़ाएगा? मैं फिर कह रहा हूं एक बात, हमने फेसबुक पर पोस्ट भी डाला था, आरक्षण किसी जात के लिए नहीं, आरक्षण किसी जात के लिए नहीं, आरक्षण राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है, आरक्षण राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि योग्य डॉक्टर, योग्य मास्टर, योग्य कलेक्टर, योग्य इंजीनियर किसी जात को नहीं पढ़ाएंगे, पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। इसीलिए योग्यता को स्थान और योग्यता को प्राथमिकता मिलना चाहिए। अभी बहुत सारे वक्ता हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।